हाय फ्रेंड्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक का टॉपिक प्रत्यक्ष प्रमाण स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिमेनिंग चैप्टर। तो देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट हमने कर लिया था प्रत्यक्ष प्रमाण। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, अनुमान प्रमाण। इसे इन्फ्रेंस भी कहा जाता है। देखिए, इसके नेम से ही पता चल रहा है, अनुमान लगाना मीन्स एस्टिमेशन लगाना। किसके बेस पर? प्रीवियस नॉलेज के बेस पर। नॉलेज दैट कैन नॉट बी गेन थ्रू सेंस ऑर्गन्स एंड अनुमान इज डिफाइंड एज द नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सम साइन और मार्क। किसी प्रीवियस नॉलेज के बेस पर हम एस्टिमेशन लगाते हैं अनुमान में, वही होता है अनुमान प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल, we can infer fire from the smell of a smoke, or we can infer physical or emotional pain when we see the other person crying। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में है, कोई पर्सन किसी हिल पर स्मोक देखता है। स्मोक देखकर वो अपनी प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करता है कि जहाँ पर स्मोक होता है वहाँ फायर होगी, इसीलिए स्मोक हो रहा है। तो प्रीवियस नॉलेज के बेस पर जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो होती है अनुमान प्रमाण। देखिए, इसमें एक मेजर टर्म होती है, माइनर टर्म होती है और मिडल टर्म होती है। मेजर टर्म को साध्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साध्य। देखिए, मेजर टर्म इज फाउंड इन मेजर प्रीमाइज। ये मेजर प्रीमाइज में फाउंड होती है। जो भी मेजर प्रीमाइज होता है उसमें मेजर टर्म फाइंड होगी, इसे साध्य कहा जाता है। साध्य क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्रेंस। साध्य ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। और जो माइनर टर्म होती है इज फाउंड इन माइनर प्रीमाइज। ये मेजर प्रीमाइज में फाइंड आउट होगी और ये माइनर प्रीमाइज में। और माइनर टर्म को क्या कहा जाता है? पक्ष कहा जाता है इसे, और इसे साध्य कहा जाता है। ठीक है, इसे पक्ष कहा जाता है। पक्ष क्या होता है? ये सब्जेक्ट। साध्य होता है ऑब्जेक्ट और पक्ष होता है सब्जेक्ट। एंड जो बोथ मेजर प्रीमाइज एंड माइनर प्रीमाइज में फाइंड आउट होता है वो होता है मिडल टर्म। जो दोनों में फाइंड आउट होता है वो होता है मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या करता है? लिंक बनाता है मेजर टर्म एंड माइनर टर्म में, लिंक बनाता है मिडल टर्म। ओके, मिडल टर्म को और क्या क्या कहा जाता है? हेतु, लिंगा, मार्क भी कहा जाता है और साइन भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना कि मिडल टर्म को और क्या क्या कहा जाता है? हेतु, लिंगा, मार्क और साइन। देखिए, जैसे इस मान लो ये एग्जाम्पल है, ऑल थिंग्स विच हैव स्मोक हैव फायर। ये क्या है? मेजर प्रीमाइज। और माइनर प्रीमाइज है दिस हिल हैज स्मोक। दोनों में कौन फाइंड आउट हो रहा है? स्मोक दोनों में है, तो ये क्या है? मिडल टर्म है। फायर मेजर टर्म है, ये मेजर प्रीमाइज में है। फायर मेजर टर्म है। और इसमें हिल क्या है? माइनर टर्म है। ठीक है, देन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमान। देखिए फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू पर्पस अनुमान इज ऑफ टू काइंड्स। साइकोलॉजिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? स्वार्थ अनुमान और पारत अनुमान। स्वार्थ अनुमान एंड पारत अनुमान। जब हम अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में सोचना इज स्वार्थ अनुमान। स्वार्थ मीन्स अपने बारे में सोचना। जब हम अपने बारे में अनुमान लगाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, वो होता है स्वार्थ अनुमान। एंड पारत अनुमान, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के लिए अनुमान लगाते हैं, वो होता है पारत अनुमान। ये साइकोलॉजिकल बेस्ड होता है अकॉर्डिंग टू पर्पस। देन आता है अकॉर्डिंग टू कैजुअल रिलेशन। अनुमान इज ऑफ 3 काइंड्स। कौन कौन से हैं? पूर्ववत इन्फ्रेंस,
पहले कोज फिर इफेक्ट, इसमें पहले कोज आता है फिर इफेक्ट आता है। ओके, वी इन्फर द अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम अ परसीव्ड कोज, पहले कोज फिर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन from the presence of dark heavy clouds in the sky we infer that there will be rainfall। पहले क्या हुआ, कोज मीन्स सपोज डार्क हैवी क्लाउड से हम एस्टिमेशन लगा लेते हैं कि रेनफॉल होगी। यहाँ कोज क्या हुआ, हैवी क्लाउड्स हुए, हैवी क्लाउड्स हुए तो क्लाउड्स क्या हुए, कोज, उससे हम एस्टिमेशन लगा लेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा, हैवी क्लाउड से रेनफॉल हो सकती है, तेज बारिश होने के चांसेस हैं। तो हम एस्टिमेशन लगा लिया कोज से इफेक्ट का। तो ये क्या हुआ, पूर्ववत इन्फ्रेंस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोज से इफेक्ट किस में होता है, तो वो होता है पूर्ववत इन्फ्रेंस में। देन आता है शेषवत इन्फ्रेंस। शेषवत इन्फ्रेंस में पहले इफेक्ट देन कोज, उसमें क्या था, पूर्ववत में पहले कोज देन इफेक्ट और शेषवत में पहले इफेक्ट देन कोज। कैसे, देखिए, व्हेन वी सी अ रिवर इन फ्लड एंड इन्फर दैट देयर वाज हैवी रेन वी हैव अ केस ऑफ शेषवत इन्फ्रेंस। हम ग्राउंड में काफ़ी पानी को देखकर एस्टिमेशन लगाते हैं कि हैवी रेन हुई होगी, तभी ग्राउंड में इतना पानी भरा पड़ा है। तो हमने इफ़ेक्ट देखा, ग्राउंड में पानी पहले से भरा पड़ा था, हमने इफ़ेक्ट देख के हमने एस्टिमेशन लगाया कि इसका कारण क्या हो सकता है, इस ग्राउंड में पानी पड़ा है जो इसका कारण क्या हो सकता है, हैवी रेनफॉल हुई होगी। तो हम इफ़ेक्ट से कोज की तरफ जा रहे हैं, वो होता है शेषवत इन्फ्रेंस। और पूर्ववत में कोज से इफ़ेक्ट और शेषवत में इफ़ेक्ट से हम कोज की तरफ जा रहे हैं। हम ग्राउंड वाटर से हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि इसका कोज क्या हुआ होगा, हैवी रेनफॉल की वजह से ये ग्राउंड में पानी भरा पड़ा है। देन आता है सामान्य तौर दृष्टा। दिस इन्फ्रेंस इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स ऑफ जनरल सिमिलैरिटी। देखिए, सामान्य मीन्स जो जैसा है उसे वैसे ही देखना। सामान्य तौर दृष्टा में जो जैसा है उसे वैसे ही देख के एस्टिमेशन लगाया जाता है, जो जैसा है उसे सेम जनरल वे में एस्टिमेशन लगाया जाता है, जो जैसा है उसे वैसे ही देखना। ओके, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन अनुमान इज ऑफ 3 काइंड्स। फर्स्ट है केवलान्वयी, जब पॉजिटिव रिलेशन की बात हो, व्हेन इट इज बेस्ड ऑन मिडल टर्म विच इज ओनली पॉजिटिवली रिलेटेड टू द मेजर टर्म। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉजिटिवली रिलेटेड मेजर टर्म से किस इन्फ्रेंस में होती है, तो केवलान्वयी। जब पॉजिटिव रिलेशन की बात हो, जब मिडल टर्म ऑलवेज पॉजिटिवली रिलेटेड हो मेजर टर्म से, तो होता है केवलान्वयी। देन केवल व्यतिरेकी, जब नेगेटिव रिलेशन की बात हो, जब मिडल टर्म ऑलवेज नेगेटिवली रिलेटेड हो मेजर टर्म से, वो होता है केवल व्यतिरेकी। और केवलान्वयी में क्या होता है, जब पॉजिटिव रिलेशन की बात हो, और केवल व्यतिरेकी में जब नेगेटिव रिलेशन की बात हो। देन उपमान प्रमाण, नेक्स्ट है उपमा प्रमाण। इसे कंपैरिजन और एनालॉजी भी कहा जाता है। दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज एक्वायर्ड बाय द परसेप्शन ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉलेज। देखिए फ्रेंड्स, जब सिमिलैरिटी देखी जाती है बिटवीन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, कंपेयर करके जो नॉलेज गेन की जाती है, जब हम 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में जब हम सिमिलैरिटी देखते हैं, उन्हें कंपेयर करके जो नॉलेज गेन करते हैं 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, उन्हें कंपेयर करके वो होती है उपमा प्रमाण। जैसे इस एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे कोई पर्सन है जिसे ये पता है कि 4 लेग्ड एनिमल है जो बाग करता है, जो
बाघ करता है उसे उसके विलेज में डॉग कहते हैं। जब वो पर्सन जंगल में जाता है एंड सीज अ सिमिलर लुकिंग एनिमल विच बाघ्स, तो वो कहेगा दिस वाइल्ड डॉग इज़ लाइक द डॉग इन माई विलेज। तो वो उसके विलेज में जो डॉग है और जो जंगल में डॉग है उन्हें कंपेयर कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट डॉग को कंपेयर करके वो नॉलेज गेन कर रहा है, सिमिलर दिखने वाली चीज़ को वो कंपेयर कर रहा है। तो वो होती है उपमा प्रमाण में। ऐसी नॉलेज कब पॉसिबल है? जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ से पहले से ही फैमिलियर हों, विच लेट्स द पर्सन कंपेयर बोथ द थिंग्स बेस्ड ऑन द नॉन फैमिलियरिटी। तो किसमें है? उपमान प्रमाण में। देन आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण वर्ड और वर्बल टेस्टिमोनी। This is gained through verbal testimony. A lot of knowledge that we gain about the world is through verbal testimony, text, symbols of words. जो हम गेन करते हैं अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में जो भी हम गेन करते हैं थ्रू वर्बल टेस्टिमोनी, टेक्स्ट, सिम्बल्स और वर्ड्स, इसके नेम से ही पता चल रहा है शब्द प्रमाण। वर्बल टेस्टिमोनी का वैलिड सोर्स होना चाहिए ताकि वो एक्यूरेट नॉलेज दे सके। शब्द प्रमाण को एक्चुअली में क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, किसी भी ट्रस्टवर्दी पर्सन की जो स्टेटमेंट होती है उसे एक्चुअल में शब्द कहा जाता है। और इसे अप्त वाक्य भी कहा जाता है। अप्त वाक्य शब्द को। अप्त मीन्स दोज हु ऑलवेज टेल द ट्रूथ, जो हमेशा सच बोलता है। अब वाक्य मीन्स सेंटेंस। और वर्ड्स को क्या कहा जाता है? मीनिंग समझाने की पावर। मीनिंग समझाने की पावर। देखिए फ्रेंड्स, वर्बल टेस्टिमोनी, जो वर्बल टेस्टिमोनी इज ऑलवेज पर्सनल, इट इज बेस्ड ऑन द वर्ड्स ऑफ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, ह्यूमन और डिवाइन। ये ट्रस्टवर्दी पर्सन के वर्ड्स होते हैं वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल टेस्टिमोनी इज ऑफ टू काइंड्स, इंपॉर्टेंट है। टू काइंड्स कौन कौन से होते हैं? वैदिक एंड सेकुलर। सेकुलर को लौकिक भी कहा जाता है। वैदिक टेस्टिमोनी और सेकुलर टेस्टिमोनी। जो वैदिक टेस्टिमोनी है वो कौन सी होती है? मैं बताती हूँ आपको। वैदिक होती है, देखिए फ्रेंड, जिस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जो बोला है वही सही है, इस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, जो बोला है वही सही है, ये परफेक्ट होती है, इनफॉलेबल होती है, मीन्स जो मीन्स जिसने बोल दिया वो ट्रू होगा। और फिर आती है सेकुलर टेस्टिमोनी। सेकुलर टेस्टिमोनी, secular testimony in the words of human beings who are liable to error and is not infallible। जो ह्यूमन बींग्स ने कोई वर्ड बोला उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, तो वो होती है सेकुलर टेस्टिमोनी। जो ह्यूमन बींग्स जैसे कोई कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रह जाती हैं, उस पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, विच इज़ नॉट इनफॉलेबल, तो होती है सेकुलर। सेकुलर इसमें क्या होता है? सेकुलर में अगर कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन बोले तो हम भरोसा करेंगे इस पर, और अगर कोई अदर पर्सन बोले तो हम भरोसा नहीं करेंगे। सेकुलर में अगर ट्रस्टवर्दी पर्सन बोले तो भरोसा करेंगे, और कोई अदर बोले तो हम भरोसा नहीं करेंगे। और वैदिक में क्या होता है? जिस पर हम क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते, जो बोला है वही सही है, बिकॉज द वेदास आर स्पोकन बाय गॉड। और तो क्या कंडीशन है या प्रूफ है? क्या प्रूफ है जिसे हम बेस बनाकर हम बिलीव करते हैं? तो दीज कंडीशंस आर 4। कौन कौन सी हैं? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि एंड तात्पर्य। फर्स्ट है आकांक्षा। देखिए आकांक्षा में क्या होता है? द वर्ड्स ऑफ सेंटेंस आर इंटरलेटेड एंड स्टैंड इन नीड ऑफ वन अनदर इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट सेंटेंस।
वर्ड्स ऐसे रिलेट होने चाहिए, आकांक्षा में वर्ड्स ऐसे रिलेट होने चाहिए कि वह मीनिंगफुल हो। ऐसे वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करते हैं, कंप्लीट सेंस बनाते हो, तो वो होने चाहिए। मीनिंगफुल मीन्स मीनिंगफुल होने चाहिए, कंप्लीट सेंस बनाते हो। अगर हम कहें हॉर्स, मैन, काउ, एलिफेंट, हम ऐसे बोल रहे हैं तो ये अनरिलेटेड वर्ड्स हैं। कोई लॉजिकल सेंटेंस बन रही है इसकी? नहीं बन रही। तो ये क्या होने चाहिए? इंटररिलेटेड होने चाहिए, सेंटेंस इंटररिलेटेड होने चाहिए ताकि कंप्लीट सेंस बने आकांक्षा में। देन आता है योग्यता। द वर्ड शुड पोजेसेस द फिटनेस टू कन्वे द सेंस एंड शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट द मीनिंग। योग्यता मीन्स उसमें कुछ योग्यता होनी चाहिए, वर्ड्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें। अगर हम कहें, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है वॉट आर द प्लांट्स विद फायर, कुछ सेंस बन रही है, कुछ मीन्स कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं वर्ड्स आपस में, इन्हें सही अरेंज करने की ज़रूरत है। इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस, मीन्स वर्ड्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, तो होता है योग्यता में। देन आता है सनिधि। सनिधि में क्या होता है? द थर्ड कंडीशन इज द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द वर्ड्स टू वन अनदर। द वर्ड्स मस्ट बी स्पोकन इन अ क्विक सेशन विदाउट एनी लॉन्ग इंटरवल्स। हम वर्ड्स को बोलते हैं वो क्विकली बोलना चाहिए, लॉन्ग इंटरवल्स नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम बोलते हैं, इफ़ द वर्ड्स ब्रिंग, हम पहले बोलेंगे ब्रिंग, फिर थोड़ा टाइम रुक के हम बोलेंगे फिर थोड़ा टाइम रुक के बोलेंगे काउ। जैसे ब्रिंग अ काउ, तो सुनने में ही ये अजीब लग रहा है, तो इसमें कोई लॉन्ग इंटरवल नहीं होना चाहिए। अगर हम यही वर्ड्स रुक रुक कर बोलेंगे, ये वाले वर्ड्स जैसे मैंने अभी बोला है, तो इट वुड नॉट मेक अ लॉजिकल सेंटेंस। ओके, तो सनिधि में इंटरवल्स का ध्यान रखना चाहिए। देन आता है तात्पर्य। द वैलिड of a sentence depends on its purpose, not on its literal meaning. It is the condition of the intention of the speaker. Context is more important. जिस पर्पस के लिए वर्ड्स को यूज़ किया गया है, जिस पर्पस के लिए वर्ड्स को यूज़ किया गया है, तो उस पर ध्यान देना, पर्पस पर, वो होता है तात्पर्य। तात्पर्य का मीनिंग होता है पर्पस, किस पर्पस के लिए वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो ये हमारी कंडीशंस थी जिसे बेस बनाकर हम बिलीव करते हैं। देन आता है अर्थपति प्रमाण। अर्थपति प्रमाण अजम्पशन और इम्प्लीकेशन। अर्थपति प्रमाण में अजम्पशन और इम्प्लीकेशन, इसे अजम्पशन और इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। नॉलेज गेन थ्रू सीइंग द रिलेशन बिटवीन कोज एंड इफेक्ट आर अर्थपति प्रमाण। जब हम नॉलेज गेन करते हैं कोज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन पता करके, कोज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशन पता करके, इट इंक्लूड्स पोस्टुलेशन, पोजिशन एंड प्रिजम्पशन। दिस form of knowledge is either gained from what we have seen or heard and are assuming rightly। देखिए फ्रेंड्स, जो हमें नहीं पता उसके बारे में assumption लगाकर जज करने की कोशिश करते हैं या प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर गैस करते हैं, वो होता है अर्थपति प्रमाण। मीन्स जो हमें नहीं पता उसके बारे में हम अज्यूम करते हैं और हम सोचते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, या फिर हमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर हम गैस करते हैं, हम सोच लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो वो होता है अर्थपति प्रमाण। मीन्स हम कोई अजम्पशन लगा रहे हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में है कि कोई पर्सन है, वो देखने में एक्टिव लग रहा है और वो कहे कि ही डजंट स्लीप एट नाइट, कि वो रात को सोया नहीं। इस प्रोपोजिशन से हम सोचेंगे कि ये पर्सन दिन में सोया होगा। हमने ये अज्यूम किया है कि वो एक्टिव है, हेल्दी है, एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ दैट ये पर्सन दिन में सोया होगा। तो अर्थपति में हम नॉलेज को बेस बनाकर अजम्पशन बनाते हैं, किसी नॉलेज को बेस बनाकर हम अजम्पशन बनाते हैं, एंड वो अजम्पशन सही भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है। देन आता है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि प्रमाण, एप्रीहेंशन एंड नॉन एप्रीहेंशन। दिस इज बेस्ड ऑन द एप्रीहेंशन ऑफ अ नॉन
एग्जिस्टेंट थिंग बेस्ड ऑन नॉन परसेप्शन। देखिए, और अनुपलब्धि, इसके नेम से ही पता चला है, जब किसी चीज़ के ना होने से जो नॉलेज मिलती है, किसी चीज़ के ना होने से जो नॉलेज मिलती है। जैसे सिंपल एग्जांपल है, देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लास। नो मीन्स क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है। अनुपलब्धि, एब्सेंस, एब्सेंट है स्टूडेंट्स। देयर इज़ नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी ही नहीं है। तो किसी चीज़ की अनुपलब्धि से जो नॉलेज गेन होती है वो होती है अनुपलब्धि प्रमाण। किसी चीज़ की अनअवेलेबिलिटी से नॉलेज मिलना वो होता है अनुपलब्धि प्रमाण। हो फ्रेंड्स, आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। काइंड्स ऑफ फैलेसी, काइंड्स ऑफ फैलेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रह गया, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।